5 दशक से भी अधिक समय हो गया है रचना दीनता की यात्रा के सतत राही हैं ये। सन 62 में 11 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने अपने कवि सम्मेलनीय सफ़र प्रारंभ किए। कह कह से लेकर रंग तरंग तक, पोल टॉप 10 से लेकर छोटी सी आशा तक, और वाहवा से लेकर झलक्कस तक, मेरी बात से लेकर पत्रिका तक, पिछले 5 दशक से ये आकाशवाणी, किताब, अखबार, टेलीविज़न वगैरह माध्यम मीडिया में सतत ही हाजिर रहे हैं, मौजूद रहे हैं। वे एक बहुत अच्छे चित्रकार भी हैं। मेरे घर भी बड़े अच्छे चित्रकार इन्होंने बनाए हैं, मेरा सौभाग्य रहा है, और एक श्रेष्ठ फिल्मकार भी हैं। हाँ, खूब सारी कथाएं, पटकथाएं एवं गीत इन्होंने लिखे हैं, और 60 से अधिक पुस्तकों के लेखक भी है। लेकिन मैं देख रही हूँ वे इतने आतुर हैं हम सबसे मुखातिब होने के लिए, इसका बाकी का मुझे परिचय देने की ज़रूरत ही नहीं है। आइए, ये मंच आपका है। बहुत प्यारे पद्मेश, वैसे तो धन्यवाद ज्ञापन के बाद कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, पिक्चर अभी बाकी। यहाँ जितने भी मित्र बैठे हुए हैं सबको नाम से जानता हूँ, एक आध बिटिया को छोड़ के। और पद्मेश एक मोहब्बत के गुलगुले से, बहुत नाजुक से, कपास से, पास से व्यक्तित्व है कि जी करता है आजानुभुज बाहों में भर लें, हृदय में कस लें, और इनका जो अपनापन है उसकी सुगंध में जिए। पद्मेश जी को ऐसा आता है अपनी सुगंध बिखराना। मैं व्यक्तिगत रूप से भी इनसे इतना जुड़ा हुआ महसूस करता हूं कि इनकी आत्मा का किराएदार हो गया, या कि शरीर में इनको किराएदार बना लिया है इनकी आत्मा को। यात्रा है एक, और उस यात्रा में हो सकता है कि कई बार फ्लैट फुटेडनेस आड़े आती हो। उसका नायक फ्लैट फुटेड है, चल नहीं सकता, लेकिन वो सबसे बड़ा योद्धा है। आप उसको मानिए कि नहीं चल सकता, उसको रोग भी हैं ऐसे जिनके कारण वो संकेंद्रण नहीं कर पाता, कक्षा में पिछड़ जाता है, लेकिन आगे बढ़ जाता है क्योंकि वो एक योद्धा है। हमारे पद्मेश एक योद्धा हैं और बड़े संकल्प लेते हैं, छोटे नहीं। विश्व हिंदी सम्मेलन का जो 1999 में 1999 में 1900 में 900 आप जोड़ोगे बेटा नहीं मानोगे, 9 आज रामनवमी है, तो 1000 हो 2000 हो, लेकिन 1900 है क्योंकि उसमें 9 है। उससे पहले मैं 94 में, ये मेरे श्रोता थे उस सभागार में जिसमें अमित जी भी थे, उसमें बहुत सारे कवि थे, पूरी गैलेक्सी थी कवि सम्मेलन के लोकप्रिय कवियों की, और उनको कवि माना भी जाता था। फिर बाद में तो कवि मानना न मानना, कौन क्या है कैसा है, उसके लिए विशेषण मालाएं हैं, या कुछ भी है या कुछ भी नहीं भी है। तो उस कुछ भी और कुछ भी नहीं भी है में जितेंद्र जी जानते हैं कि हम अध्यापक लोग साहित्य के बारे में और रचना धर्मिता के बारे में एक विशेष शब्दावली का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और करते रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन प्रवासी साहित्यकार मूलतः अध्यापक नहीं। जितने भी अमेरिका गए या लंदन गए, वे लोग MBA थे या डॉक्टर थे या वकील थे या किसी न किसी कार्मिक क्षेत्र में लगे हुए थे, जिंदगी से जुड़े हुए थे। अगर जुड़े हुए नहीं थे तो साहित्य से नहीं थे।
साहित्य तथा कथित जो कि पढ़ाया जाता है विश्वविद्यालय में और आपके कोर्स में आपके ऊपर रख दिया जाता है, जिसको आपको मानना पड़ता है कि यही सच है। फिर हम अपने देश के साहित्यकारों से कितना परिचित थे उस समय, जिस समय के हम विदेश गए नहीं थे। ये हमारा तेजिंदर क्या था, तेजिंदर जी जो हैं वो परसर थे साहब हवाई जहाज में और कहानी लिखने लगे। ये अपना पढ़ाई करने गए थे तो पढ़ते पढ़ते जीवन के अनुभवों ने इनको कवि बनाया है। इन जीवनानुभवों से सौंदर्यानुभूति को बदलते हुए अपना रास्ता निर्मित किया है और वह रास्ता इतना प्रामाणिक है कि ईमानदार है। उसमें उनके निजी अनुभव हैं, उन अनुभवों से निकले हुए नए आवेग हैं और मूल तत्व है भावनात्मकता, जिसका जिक्र अभी हमारे पद्मेश कर रहे थे। भावना के बिना कुछ नहीं। अब वो भावनाएं माता के प्रति हैं, पिता के प्रति हैं, दोस्तों के प्रति हैं, अपने समाज के प्रति हैं, अपनी छोड़ी हुई जमीन के प्रति हैं, या नए हुए पाए हुए लोगों के साथ जब हम मिलते हैं तो उनमें भी ऐसे ही कुछ टूटे फूटे लोग हैं जिनकी वैयक्तिक जिंदगी में गड़बड़ियां हैं थोड़ी बहुत। तो वो जो प्रवासी साहित्य का 20 साल पहले संकट था कि प्रवासी साहित्य को विश्वविद्यालय के स्तर पर 2 दर्जे का माना जाता था, उसको पाठ्यक्रमों में रखने योग्य नहीं माना जाता था। आज भी उसके लिए हमें स्वागत के द्वार खोलने के लिए पल्ले आकर्षक बनाने पड़ रहे हैं, उसके कब्जे कुंदे ठीक करने पड़ रहे हैं कि ताकि उसके लिए हम हृदय खोलकर स्वागत कर सकें। नहीं है अभी भी। मैं जब हिंदी अकादमी में था तब 2 संकलन प्रवासी कविता के और प्रवासी कहानियों के निकले थे। प्रकाशित बाद में हो पाए, तब तक मैं हिंदी अकादमी छोड़ चुका था, लेकिन वो निकले। अब धीरे धीरे क्या है कि प्रवासी साहित्य इतना पुष्ट संपुष्ट और सशक्त हो गया है क्योंकि उसमें अनुभव की ईमानदारी, उस अनुभव की ईमानदारी में एक नया अनुभव लोक है जो भारत में आपको नहीं मिलेगा। वो सारे अनुभव यहां मिल ही नहीं सकते क्योंकि आप वहां गए, किन स्थितियों में गए, आपकी शादी अगर आप महिला हैं तो किन स्थितियों में हुई, क्योंकि छोटी बहन अभी कुंवारी है, बड़ी बहन की जब तक नहीं होगी तब तक छोटी की कैसे होगी, इसलिए इसकी शादी कर दो। और शादी करने के लिए एक वहां बैठा हुआ है जिसको तलाक दे चुकी है उसकी बीवी, उसको नई स्त्री चाहिए, वो यहाँ आता है और यहाँ शादी करना चाहता है। वो इसका प्रेमी था, उसकी पत्नी थी, कौन किससे कितना जुड़ा हुआ था। फिर दैहिक मामला, तो दैहिक तो औपचारिकता तो शादी के बाद हो ही जाती है, लेकिन प्रेम अगर होता है या नहीं होता है, इन सारे सवालों को, इन कहानियों को जब मैंने पढ़ा मैं चकित रह गया। मैं इतना ज्यादा अपना प्यार बढ़ा बैठा इस आदमी से कि कैसे आज ये अभी कह रहे थे कि मैं कवि पहले हूँ, ठीक है तो हो कवि पहले, लेकिन मैं आज तुम्हें कहानीकार पहले मानता हूँ। कहानीकार इसलिए मानता हूं कि कविता में तो तुम लिखने में देर न लगाओगे, बात बड़ी कह जाओगे, गहरी कह जाओगे, क्योंकि तुम जिस पत्थर को छूते हो वो पानी हो जाता है और तुम ग्लेशियर होने से बच जाते हो। वो भावनाओं का स्पर्श जो है वो आपको क्या बना देता है, और ग्लेशियर का गिरना उफ कितना खतरनाक लगता है कि आपकी नाव वहीं नीचे तैर रही है और ग्लेशियर कब गिरेगा, धीरे धीरे सरकेगा, धड़ाम से गिरेगा, आदमी पनप नहीं पाएगा, आदमी उठ नहीं पाएगा, आदमी आपसे जुड़ नहीं पाएगा, अपने आप को जोड़ नहीं पाएगा, उसका डेड एंड हर वक्त आता रहेगा। लेकिन डेड एंड जो है ब्रेक मारने के बाद पता लगता है, अगर आप चलते जाओ तो आप उस एंड को भी तोड़ते हुए आगे निकल सकते हो। कौन सी संभावनाएं नहीं थी उस नायक के पास, हर्ष के पास, हर्ष है ना उसका नाम, मिनी को प्यार करता है, बिटिया है मिनी, नैना का देहांत हो चुका है, अब जो मर चुका है वो भी साकार आकर आपके जीवन को खलबली से भर देता है। अरे भैया जो चला गया सो चला गया, लेकिन वो दोबारा लौट आता है। वो एक ऐसे प्रेमी व्यक्तित्व को जो अपनी बेटी को अपने जिंदगी का हिस्सा मानता है और जूली से शादी नहीं करता है, इसीलिए कि कहीं प्यार बट न जाए, कहीं मेरा ध्यान ऐसा ना हो जाए कि मिनी अपनी माँ को खोने के बाद उस
से भय से ग्रस्त हो जाए कि उस पिता से भी ना बिछुड़ जाए। तो लेकिन जूली चाहती हैं कि एक संतान मेरी भी हो, एक अगर नैना की थी तो एक मेरी भी हो। अब उसमें गड़बड़ी तकनीकी है, इनके पास वो क्षमता ही नहीं है। डेड एंड तो ये पहले ही थे, लेकिन उस डेड एंड में भी रास्ता निकाल सकते थे कि भाई गोद ले लो या कुछ भी कर लो, तुम ऐसे थोड़ी खड़े हो जाओगे कि हमारे रास्ते सारे बंद हो गए। तो ये अच्छी बात है कि इनकी हर कहानी बंद नहीं हो जाती है, वो खुली रहती है। चाहे जिस यात्रा का जिक्र किया हो या कब तक का जिक्र किया हो। अब कब तक में सर ये जो सन 71 के युद्ध का इन्होंने जिक्र किया है और कहा है 6 साल के थे, यही तो थे। 65 में पैदा हुए थे, जोड़ लो 65 और 6 कितने होते? 71 होते हैं। तो सचमुच थे और सवाल इनके दिमाग में उमड़ते थे, वो सवाल जो 6 वर्ष के बच्चे के वो स्नप कर दिया जाता है, मत पूछ कोई सवाल मत पूछ। और ये पूछते थे कि भाई जनसंघ में और कांग्रेस में ये तनातनी क्यों है, हिंदू और मुसलमानों का ये सनातनी मामला क्यों हो गया है लड़ने का, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। और उत्तर की जगह पे अगर थप्पड़ मिल जाए तो फिर वो जागरूक हो जाता है बच्चा कि कहीं ना कहीं मेरे सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनके जवाब के अभाव में ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जब पता लगता है दंगे हुए और वो मदरसे में चला गया और इनको अच्छी जगह एडमिशन मिल गया और दोस्त बिछुड़ गया, चले गए पिताजी के मित्र विभाजन के समय। लेकिन वहां जो मुसलमान हैं वो कैसे सोचते हैं, उनको यहाँ का यथार्थ नहीं मालूम, हमारे लोगों को वहाँ का यथार्थ नहीं मालूम। इत्तेफाक से मैं गया था पाकिस्तान, वहाँ से कुछ मित्र आए, पाकिस्तानी कवि शायर, अपनी पत्नी भी साथ में थी उनके, हमारे घर में ठहरे सर। तो जो शकीला जी थी, उन्होंने, होली का दिन था, उन्होंने अपने पति से कहा कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ। वो धारावाहिक देख देख के भारत के घर घर की कहानी देखने के बाद में उन्होंने अपना दुपट्टा नीचे खींचा और पैर छू लिए। फिर वो बोली कि मेरे सिंदूर भर दो। अब मुस्लिम हैं, वो कह रही है सिंदूर भर दो। तो उस पत्र में, जो पत्र उसने इकबाल साहब ने लिखा है, उसमें यही तो कहते हैं इकबाल साहब कि तुम्हारा जन्म, मेरा जन्मदिन और तुम्हारे पिता का जन्मदिन एक ही होता है, और तुम्हारे दोस्त को मैंने कहा कि अपने दोस्त की तरफ से तिलक लगवा दो। तो पाकिस्तान में इनके जन्मदिन पे वहां तिलक लगवाया जा रहा है। ये दृश्य सामान्य दृश्य नहीं है, ये दृश्य भविष्य का दृश्य है कि हम सारी संकीर्णताओं से उबर के किसी एक ऐसे मंच पर पहुंच जाएंगे जहां प्रपंच नहीं होंगे, जहां धोखाधड़ी नहीं होगी और धर्म के नाम का ऐसा दुरुपयोग नहीं होगा। हमारे धर्म हमारे अंदर की बात है, वो जो अंतिम कहानी में यात्रा है वो वहां तक जाती है। तो चाहे अंतर्द्वंद हो, चाहे इंतजार कहानी हो, चाहे तुम्हारी और 9 कहानियां हैं, 64 कविताएं बाय द वे। मैंने पूरी रात सर की तरह तुम्हारी कहानियां पढ़ी और मेरी आंखों के पपोटे अगर सूजे हुए हैं तो उसका मतलब ये है कि मैंने भी दोबारा पढ़ी। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं पद्मेश आपको, और आपके अंदर एक बहुत बड़ी कहानीकार की संभावनाएं महसूस करता हूं, क्योंकि अब आप रुकेंगे नहीं, आपको रुकना नहीं है। सच्चिदानंद जोशी ने लिखा है कि रुकना ही मना है ना। दिव्या माथुर तुमसे चाहती हैं, एक कहानी पढ़ने के बाद वो तुमसे उम्मीदें कर रही थी और अचानक ये 9 कहानी देख के हतप्रभ रह गई हैं वो, और आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं पालती हैं। इसलिए हिंदी कहानी की जो धाराएं इस समय बह रही हैं, उनके अलग प्रवासी साहित्य और विदेशी सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत हमारे बनते हुए बिगड़ते हुए संबंधों के बीच में जो रोशनी है वो आपकी कविताओं से आ रही है। मैं आपको बधाई देता हूं और सभी को प्रणाम करता हूं कि एक कहानीकार के तौर पे आप इसकी क्षमता को प्रणाम करें।